आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी मंच पर मात्र शक्ति के प्रतीक के रूप में उपस्थित बहन लवली गुप्ता जी, श्री जायसवाल जी, प्रदेश के प्रशिक्षण प्रमुख श्री मनोज जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और जनता जनार्दन, महाजनसंपर्क अभियान के क्रम में 25 तारीख को आपातकाल विरोधी दिवस मनाना, ये पार्टी का निर्णय है। उस निर्णय के क्रम में आज नई पीढ़ी को कुछ ऐसी चीजें जानकारी में आए कि आपातकाल लगाने वाले कौन थे और आज उनका सुर कृतित्व क्या है, ये केवल नई पीढ़ी के ध्यान में आ जाए। और उसी क्रम में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद यदि आपको एहसास हुआ हो तो आपातकाल में जो लोग जेल गए थे उनमें प्रथम लाइन में जाने वाले लोगों में बिहार और प्रदेश के लोग थे। झारखंड भी तब बिहार का भाग था। चाहे आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे आदरणीय श्री चौबे जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज जी हो, ये सब बिहार के लाल थे। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के बाद सबसे पहला अपना दुश्मन जो माना था वो इसी तरह की श्रेणी के लोगों को माना। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जेपी ने जो दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा की थी, मुगल धोखा था। मेरठ के नजदीक दिल्ली होने के कारण मुझको भी मेरठ के कार्यकर्ताओं के साथ जाने का सौभाग्य था। आपातकाल क्यों लगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली से चुनाव के बाद आदरणीय राजनारायण जी ने इंदिरा जी के खिलाफ न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। 4 वर्ष बाद जब उसका फैसला आया, उस फैसले ने इंदिरा गांधी को आर्थिक कदाचार का दोषी पाते हुए उनके चुनाव को निरस्त किया गया। और निरस्त ही नहीं किया गया, आगामी 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित किया गया। यानी अगली बार भी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ सकती थी। उनका व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन अंधकार में हो रहा था। परिवारवाद के हिमायती लोगों को परिवार के हाथ से सत्ता जाती दिख रही थी, इसलिए उन्होंने आपातकाल किया। फखरुद्दीन अहमद जैसे कमजोर राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने सामान्य संवैधानिक बाध्यता के सरकार की रिकमेंडेशंस को स्वीकार करना, उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी की अनुशंसा को स्वीकार करके 25/26 जून की अर्धरात्रि में आपातकाल लगाने का काम किया। और आपातकाल लगाने में जिन से भी ये संभावना थी कि वहां से इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठ सकती है, चिन्हित करके एक एक व्यक्ति और एक एक संगठन को जेल की सीटों के पीछे भेजने का काम किया। मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहूंगा, जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव आया, तब भी जॉर्ज फर्नांडीज को नहीं छोड़ा था। जॉर्ज फर्नांडीज ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था। और हमारे वरिष्ठ लोगों को ध्यान में होगा, एक गाड़ी के ऊपर, उसके साथ बैलगाड़ी या कोई वाहन के ऊपर जेल के शीशे बनाकर जॉर्ज फर्नांडीज का पुतला उसके भीतर खड़ा करके प्रचार किया गया। और जनता ने जवाब दिया था इंदिरा गांधी को कि नहीं, तुमने जो आपातकाल गलत लगाया था, 300 से ऊपर सीटें जीतने वाली 153 सीटों पर से बढ़ गई थी। इसलिए देश में लोकतंत्र में अगर किसी का महत्व है तो वो जनता जनार्दन का महत्व। जनता ही हमारी मालिक थी, मालिक है और मालिक रहेगी। जिस भी राजनीतिक दल और राजनेता को यह अहंकार आएगा कि वो जनता से ऊपर है, तो जनता उसको छोड़ने वाली नहीं। प्रेस पे प्रतिबंध लगाया, थानेदार बैठता था अखबार के दफ्तर में,
अखबार को जो लोग कॉलम लिखा करते थे उनके घर पर 24 घंटे की इस बात की चौकसी थी कि वो एक शब्द इधर उधर न लिखते। पीएमओ जो था यानी प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय सारे मंत्रिपरिषद का केंद्र बन गया था और किसी विभाग में कोई काम नहीं, जो निर्णय पीएमओ से आएगा केवल विभाग उस आदेश को जारी करेगा। इस प्रकार की तानाशाही बन गई थी। 1971 में कांग्रेस का उदय हुआ था और 1969 में कांग्रेस बटी फिर 71 में आए। लेकिन मैं एक अधिकारी का नाम लेना चाहूंगा, पीएन हक्सर करके प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव थे। वो व्यक्ति इस देश के काला अध्याय को लिखने का सहभागी था और उस दिन के बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है लोकतंत्र में, जनप्रतिनिधियों के साथ आईएएस और पीसीएस अफसरों की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसको लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसको सत्ताधारी नेता के प्रति प्रतिबद्धता का काम शुरू पीएन हक्सर ने कराया और उस पीएन हक्सर के कारण देश में आपातकाल पूरी तरीके से लग गया। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए ये कहा कि हम गरीबों के लिए बैंक का पैसा इस्तेमाल उसके लिए कर रहे हैं। एक शब्द कहना चाहूंगा कि नागरवाला कांड हुआ था स्टेट बैंक का और उसकी जांच की आग कांग्रेस तक और इंदिरा गांधी के परिवार तक गई थी। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों में रखे हुए अपने धन का दुरुपयोग अपनी पार्टी के लिए और अपने निजी हित के लिए करने का काम इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। राजाओं के फ्री पर्स बंद किए थे, अपने को गरीबों, वंचितों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का हिमायती घोषित किया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीबों को हटाने का काम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। 518 सीट जीतने वाली और विपक्ष को 518 में से 352 सीट जीतने वाली इंदिरा गांधी को जब बाद में चुनाव हुआ आपातकाल हटने के बाद 153 सीटें मिली थी। ये जनता की ताकत का परिणाम था। लेकिन इस बीच में इंदिरा जी ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करा के आज का बांग्लादेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन हमारी पार्टी के नेता का भी दिल देखो, अटल बिहारी वाजपेयी ने देवी दुर्गा का अवतार कहा था। इसलिए कहा था कि उस पाकिस्तान के साथ हमारी जो परिस्थिति है उसके टुकड़े होकर एक नया देश बनने जा रहा है। उस वक्त उसकी कार्य की सराहना की। इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया था तो ये कहा था मेरे खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। उन्होंने न्यायालय के फैसले को गहरी साजिश मानने का काम किया था और न्यायालय को फैसले को आधार मानकर उन्होंने इस प्रकार का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील भी की थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में मीसा रासुक जैसे कानून लाकर देश के सभी दलों के राजनेताओं को जेल में भेजने का काम किया गया। लेकिन जब जनता ने समझ लिया, लोकतांत्रिक संगठनों ने समझ लिया कि अब मरता क्या ना करता की स्थिति, अगर सड़क पर नहीं निकलोगे तो हम भले बलिदान हो जाएं लेकिन भारत की भावी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सड़क पर आया और इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी तरीके से सत्याग्रह अभियान को चलाने का काम किया गया। और उसी के साथ साथ अमृतसर के सिखों ने 9 जुलाई को उस पवित्र गुरुद्वारे से बाहर निकलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी देने का काम किया। धीरे धीरे जब लगा इंदिरा गांधी को कि अब बहुत दिन इमरजेंसी जारी नहीं की रखी जा सकती, दूसरे देश के लोकतंत्र का सौभाग्य था, इंदिरा गांधी का दुर्भाग्य था कि उस समय की ब्यूरोक्रेसी ने राय दे दी कि तुम इमरजेंसी हटा लो और चुनाव करा लो, जीत जाओगे। यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई उनके हिसाब से। चुनाव हुआ, लोकसभा भंग करके उन्होंने चुनाव का काम किया और 30 वर्ष बाद गैर कांग्रेसी सरकारों का युग शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बनी
और लोकसभा के चुनाव में इन राज्यों में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। दुर्भाग्य है कि आदरणीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन उस सरकार में आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब क्या कारण था क्या नहीं था ये तो भगवान जाने या उनका दिल जाने। दोहरी सदस्यता का सवाल उन्होंने उठा दिया। हम रहने का काम करने का संदेश हमको सिखाया था, उसकी सदस्यता का आधार पर आज हमको दोहरी सदस्यता के आधार पर हमसे आपत्ति हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का, आज उस वर्ग में है। कुछ बातें उनकी अच्छी थी, मेरे जिले के थे, पुराने जिले के, मैं उनके सत्यता को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन उनके द्वारा इसके उठाने के कारण तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया। अगर हम अपना जनसंघ का दीपक का निशान, जिस निशान पर हम ये कहा करते थे निशान हमारे बैलेट का दीपक 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 है, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी, उसको विलीन करके हम हल्दर के निशान पर गए थे जनता पार्टी में। लेकिन जब हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया तो मजबूर होकर हमको फिर उस पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन करना। लेकिन मैं समझता हूं कि वो क्षण भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत माता के लिए बहुत अद्भुत क्षण रहा होगा जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पहले अधिवेशन में बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड मुंबई में समुद्र के किनारे अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज उसी ऋषि और मनीषी के आशीर्वाद का परिणाम है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी, और अधिकांश राज्यों में कमल की फूल की सरकार उसी मनीषी के आशीर्वाद का परिणाम है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। 2 तक पार्लियामेंट में मेंबर रह गए थे हमारे, बहुत हमारे खिलाफ टिप्पणियां थी, लेकिन अनवरत काम करने वाले कार्यकर्ताओं के संगठन है, लगातार अपने काम को जारी रखा, अपनी जनता का विश्वास अर्जित करने के क्रम को जारी रखा। तो आज संसद में हमारी सरकार है, और वो भी किस व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार है जो विश्व का सर्वाधिक स्वीकार्य नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी, उसके नेतृत्व में दिल्ली सरकार। अभी आपने देखा होगा कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने मोदी जी के पैर छूने का प्रयास किया। जिस अमेरिका ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया था गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को, आज जो बाइडेन कारपेट बिछा के नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तत्पर थे। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत की जनता का सम्मान है, भारत के नौजवानों का लोकतंत्र के प्रति। मैं एक बात बिहार, आप लोग मूलतः बिहार के रहने वाले, मैं बिहार का नाम लेकर आपको बताना चाहता हूं। जेपी में लोकतंत्र को बचाने का काम शुरू किया था बिहार के थे, और आज उस पर तानाशाही पैदा करने वाले लोग, इमरजेंसी लगाने वाले पार्टी वाले लोगों के साथ पटना में नीतीश कुमार बैठा होता है पार्टी का। मेरे जैसे व्यक्ति का मत है उत्तर प्रदेश में 80 से 73 सीटें यदि आई थी तो कार्यकर्ता के बूथे पे आई थी, मेरे बूथे पे नहीं आई थी। लेकिन कार्यकर्ता की ठोड़ी में हाथ और पीठ पर हाथ रखकर मार देखी जाएगी जो कुछ होगा कि अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ता को पूरी ताकत से सड़क को उतारने का काम किया जाए। एक दो बात नए परिप्रेक्ष्य में करना चाहता हूं जो हमारा अभियान है। आज आपातकाल विरोधी दिवस पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और डॉक्यूमेंट कुछ बातों से किस तरह से जेल में नाखून खींचे गए आपने देखा है।
हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के सुशासन को, सेवा के और गरीब कल्याण के काम को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ जनता के व्यक्ति हैं। मैं 8-10 बातें आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।